नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। यानी अगर हो सकता है कि अभी आपकी नौकरी नहीं लगी हो सकता है कि लोग आपका मजाक उड़ाते हो, लेकिन याद रखना है कि इतिहास उन्हीं लोगों ने रचा है जिस पर जग हंसा है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप उनको मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। आने वाले समय में आप लोग जरूर सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद आपसे रखता हूं। तो वीडियो को आप लोग लगातार देखते रहे, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहे। करते वीडियो को स्टार्ट कल के रिवीजन के साथ। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का यह पहला व एकमात्र जन औषधि केंद्र राजस्थान में कहां पर खोला जाएगा? तो आंसर होगा भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर खोला जाएगा। और यार ना ये कहां पर आता है? तो ये जोधपुर के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन कहां पर आता है? तो जोधपुर के अंदर आता है। साथ ही याद रखना भाई, इस रेलवे स्टेशन पर एक और चीज शुरुआत की गई है, उसको भी आपको याद रखना है कि आपको पता है कि भाई वंदे भारत ट्रेन राजस्थान के अंदर चलने वाली है। इस वंदे भारत ट्रेन का अगर बात करें, चलने वाली की मतलब चलती है, वंदे भारत ट्रेन जो चलती है, इस वंदे भारत ट्रेन का जो मेंटेनेंस सेंटर खोला गया है, ठीक है ना, किसी बात हो रही है मेंटेनेंस सेंटर की यहाँ पर बात हो रही है। और ये मेंटेनेंस सेंटर अगर कहां पर खोला गया है तो ये भी यहाँ पर भगत की कोठी में खोला गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सूरत में आयोजित चौथी राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक यहाँ पर प्राप्त किए हैं? तो राजस्थान कुल मिला के यहाँ पे 130 पदक प्राप्त किए, जिसमें से अगर बात करें गोल्ड कितने हैं, तो गोल्ड की संख्या आपको याद रखनी 61, ठीक है ना। अगर बात करें भाई रजत पदक कितने हैं, तो रजत पदक की संख्या भी आपको याद रखनी है, वो कितनी है? तो 31 है। और अगर बात करें कौन से बच्चे हमारे पास, काशी, तो काशी की संख्या आपको याद रखनी है 38, ठीक है ना। ये आप दोनों याद रख ले भाई, 61 और 31, तो ऑटोमेटिक 38 तो आप आ ही जाएगा, क्योंकि कुल पदों की संख्या कितनी है? तो 130 है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। राजस्थान की किस फिल्म को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आयोजित साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा द लास्ट मील, ठीक है। ये आपको आंसर रखना है कि 11 से लेकर 16 दिसंबर तक 6 दिवसीय कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन का आयोजन जो है कहां किया जाएगा? तो आंसर होगा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि देश का पहला एलईडी गार्डन राजस्थान में कहां बनाया गया है? तो आंसर होगा हमारा कोटा के अंदर। आपको पता है कि जो चंबल रिवर गार्डन बना गया है, चंबल रिवर फ्रंट जो बनाया गया है, इस चंबल रिवर फ्रंट के ऊपर ही रखना कि एलईडी गार्डन का निर्माण किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही रखना है कि भी इसी से आपको रखना है कि यहाँ पर जो है कोटा के अंदर एक पुनीत सागर अभियान चला था, उसके बारे में भी आपको रखना है कि कौन सा अभियान चलाया गया था। तो पुनीत सागर अभियान कहां पर चलाया गया था? तो यह रखना आपको, ये भी कोटा के अंदर ही चलाया गया था, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में स्थित नीमच माता मंदिर से देवाली छोर तक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो आंसर होगा उदयपुर के अंदर। यानी उदयपुर के अंदर जो है दो क्या बनने वाले? रोपवे बनने वाले। एक तो कहां पर है यार ना, एक तो बनेगा नीमच माता में, तो बनेगा ही। इसके पहले से अगर बात करें तो एक और है, वो ऊपर कहां पे? उदयपुर में। ये तो याद रखना, ये तो बनेगा हमारे फतेह सागर झील के किनारे, ठीक है ना। ये कहां बनेगा? तो फतेह सागर झील के किनारे बनेगा। और एक और कहां पर बनेगा? तो याद रखना कि एक और हमारा पहले से कहां पर है? तो पिछोला झील के किनारे स्थित है, पहले वो भी आपको ध्यान रखना है ना। यानी पिछोला झील जो है उसके किनारे तो पहले से स्थित है, और अब जो बनने वाला है वो कहां पर बनने वाला है? तो फतेह सागर झील के किनारे बनने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ई रक्त कोष पोर्टल के जरिए सभी ब्लड बैंकों को जोड़ने के लिए नई सुविधा शुरू की गई है? तो आंसर होगा इसका धौलपुर के अंदर ये सुविधा शुरू की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया है, ठीक है ना। आपकी अगर बात करें तो जयपुर वैक्स म्यूजियम कहां पर स्थित है? तो आप सबको पता है कि जयपुर के अंदर एक किला आता है जिसका नाम है नाहरगढ़ किला, ठीक है ना, नाहरगढ़ किला। इस नाहरगढ़ किले के अंदर रहना कि एक वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया गया है, जिसके अंदर हाल ही में BR अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया है। साथ ही रहना इस वैक्स म्यूजियम के अंदर एक और मूर्ति का अनावरण जल्दी होने वाला है, उस मूर्ति का नाम है विराट कोहली की प्रतिमा, ठीक है ना। यानी विराट कोहली की प्रतिमा जो है वो भी यहाँ पर स्थापित की जाएगी। या आपको तारीख याद रखनी, इसकी जो तारीख है वो कब है? तो 17 दिसंबर को इनकी मूर्ति का अनावरण भी यहाँ पर जयपुर वैक्स म्यूजियम के अंदर किया जाएगा, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला है, हाल ही में गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आंसर होगा राजस्थान ने इसमें 66 पदक प्राप्त किए हैं। पदक तालिका में अगर हम बात करें तो 13वां स्थान राजस्थान का आता है। इसमें साथ ही रखना भी गोल्ड की संख्या कितनी है, तो गोल्ड की संख्या आपको याद रखनी है
गोल्ड की संख्या है इसमें 14, ठीक है ना। अगर बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर की संख्या भी आपको याद रखनी है, सिल्वर की संख्या है 18। और अगर बच्चे कौन से है, ब्रॉन्ज, ठीक है ना, तो ब्रॉन्ज की संख्या भी आपको याद रखनी है। ब्रॉन्ज की संख्या हमारे पास है कितनी होगी, ये हो गई अपने पास 34, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और आप लोग थोड़ा सा जोड़ लेना इसको अगर कहीं गलती हो रही है तो, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये तो फिक्स कंफर्म है ही है, इसके अलावा इसको थोड़ा सा चेक कर लेना एक बार। अब हम लोग करेंगे हमारे 2 क्वेश्चन और बाकी भी, तो कि खेलो इंडिया वेस्ट जोन वुमेन लीग में दिव्या पवार ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर होगा स्वर्ण पदक। इसी लीग की अगर हम बात करें, देखो ये तो या तो रही दिव्या पवार की, इसके अलावा एक नाम और आपको याद रखना जिसका नाम है वंदना जोशी, ठीक है ना। एक नाम और आपको कौन याद रखना है, वंदना जोशी। इनका भी आपको याद रखना है कि इन्होंने कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है ना। इसी इवेंट के अंदर वंदना जोशी ने कांस्य पदक जीता है, जबकि अगर हम बात करें दिव्या पवार की, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, तो आंसर होगा राजस्थान का दूसरा स्थान आता है। तो भाई पहला स्थान किसका आता है सर, तो पहला स्थान आता है यूपी का, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है, ये आपको याद रखना। ये थे हमारे पुराने रिवीजन क्वेश्चन। अब हम लोग करने वाले आज की वीडियो को स्टार्ट, यानी आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आप लोग गेस कर सकते हैं भाई कौन सा हो सकता है। अगर आपने पहला क्वेश्चन अगर गेस कर लिया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर यस लिख देना, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है, यानी राजस्थान राज्य का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहीं पर से होगा, भजनलाल शर्मा को यहाँ पर जो है राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। आप सबको पता है कि राजस्थान के अंदर जो है हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, और ये कौन सी विधानसभा के चुनाव थे, तो ये 16वीं विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, ठीक है ना। 16वीं विधानसभा के यहाँ पे चुनाव हुए थे। अगर बात करें भाई चुनाव कब हुए थे, तो यार 25 नवंबर को चुनाव हुए थे, ठीक है ना। डेट आपको यार नहीं है, चुनाव कब हुआ था, तो 25 नवंबर को चुनाव हुआ था। इसका रिजल्ट कब आया था, तो इसका रिजल्ट भी आपको याद रखना है कि 3 दिसंबर को रिजल्ट आया था, ठीक है ना। रिजल्ट कब आया था, तो 3 दिसंबर को रिजल्ट आया था। इन 30 दिसंबर को जब रिजल्ट आया था, तो इसमें कुछ सीटों की बंटवारे हुए थे। उस सीटों की बंटवारा कुछ इस प्रकार से था कि भाई इसमें अगर बात करें तो बीजेपी को मिली थी सीटें, इस बीजेपी की सीटें मिली थी कितनी, 115, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस को कितनी मिली थी, तो कांग्रेस को मिली थी 69, ठीक है ना। कांग्रेस को मिली थी तो 69। इसके अलावा आपको याद रखना अन्य को कितनी मिली थी, तो अन्य को मिली थी 15 सीटें यहां पर मिली थी, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें जब बात हो रही है हमारे मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, भजनलाल शर्मा को। अगर बात करें भजनलाल शर्मा कहां से विधायक चुने गए, तो ये आपको याद रखना ये सांगानेर से विधायक चुने गए, ठीक है ना। भजनलाल शर्मा कहां से विधायक चुने गए, तो सांगानेर से विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं, ठीक है। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो सांगानेर है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई ये मूलतः निवासी कहाँ के हैं, तो ये निवासी याद रखना आपको, ये निवासी है भरतपुर से, ठीक है ना। ये कहाँ के निवासी है, तो ये याद रखना ये भरतपुर के निवासी है, ठीक है ना, भरतपुर के निवासी है। ये तो हमारे मुख्यमंत्री की बात हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें 2 नाम या 3 नाम और चर्चा के अंदर है, उन नाम की चर्चा अगर हम करें तो सबसे पहले हम चर्चा कर सकते हैं उप मुख्यमंत्री की, ठीक है ना, उप मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये उप मुख्यमंत्री कौन बना है, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कि भाई उप मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है, तो 2 व्यक्तियों को बनाया गया है। कौन कौन नाम है उनका, तो एक तो है हमारे दिया कुमारी जी, ठीक है ना, एक तो क्या है दिया कुमारी, ये इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा किसका नाम याद रखना है, एक और नाम आपको याद रखना है प्रेमचंद बेरवा, ठीक है ना, प्रेमचंद बेरवा, इनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। भाई इनको दोनों को क्या बनाया गया है, तो उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। प्रेमचंद बेरवा किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आए, तो आपको आंसर रखना है ये दूदू विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर आए हैं। और अगर बात करें दिया कुमारी की, तो इनका सीट का नाम आपको याद रखना है विद्याधर नगर, ठीक है ना। इनकी सीट का नाम क्या है, तो विद्याधर नगर सीट से ये चुनाव जीतकर आई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जिसमें अगर बात करें तो हाल ही में हमारे जो विधानसभा के जो स्पीकर बनाए गए हैं, कहाँ पे लिखे इसको, ये लिख देते ना, यानी विधानसभा स्पीकर की अगर हम बात करें विधानसभा स्पीकर, तो विधानसभा स्पीकर किसको बनाया गया है, तो विधानसभा स्पीकर बनाया गया है वासुदेव देवनानी को, ठीक है ना। किसको बनाया गया है, तो वासुदेव देवनानी को बनाया गया है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना, देवनानी, ठीक है। और हम बात करें भाई वासुदेव देवनानी जो है वो किस विधानसभा सीट से चुनाव कर जीत कर है, तो ये अजमेर उत्तर से जीत कर आए, ठीक है ना, अजमेर उत्तर से ये विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है कि भाई राजस्थान में जो है कौन सी विधानसभा के लिए चुनाव हुआ है, तो 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुआ है। अगर बात करें चुनाव कब हुआ था, तो 25 दिसंबर को हुआ था, जिसकी अगर बात करें भाई 3 दिसंबर को जिसका रिजल्ट आया था। इसमें से बीजेपी ने 115 सीटें दी, कांग्रेस ने 69 सीटें हासिल की है, और अन्य ने अगर बात करें तो 15 सीटें यहाँ पर हासिल की है। अगर हम बात करें अन्य में सबसे ज्यादा सीटें किसने हासिल की है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं आदिवासी पार्टी ने। कौन सी पार्टी ने जीती है, तो इनका नाम भी आपको याद रख सकते हैं, क्योंकि आदिवासी पार्टी ने यहाँ पे जीती है, ठीक है ना। अन्य में अगर बात करें तो आदिवासी पार्टी जो है, उस आदिवासी पार्टी ने याद रखना सबसे ज्यादा सीटें जीती है। आदिवासी पार्टी ने कितनी जीती है, तो आदिवासी पार्टी का भी याद रख सकते हो, 3 सीटें जो है आदिवासी पार्टी ने यहाँ पे प्राप्त की है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना।
इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है, तो दिया कुमारी की, जो कि विद्याधर नगर से चुनाव जीत कर आई है। और अगर बात करें एक और मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो प्रेमचंद बेरवा, जो कि दूदू विधानसभा से चुनाव जीत कर आए हैं। इसके अलावा बात करें विधानसभा स्पीकर की, तो वासुदेव देवनानी का आपको याद रखना है, जो कि अजमेर विधानसभा उत्तर से जीतकर यहां पर विधानसभा के अंदर पहुंचे, याद रखना है, ठीक है ना। तो ये तो 4 प्रमुख नाम आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें भजनलाल शर्मा, सांगानेर से विधायक चुनकर आए, मूलतः इनका निवास कहां से है, तो भरतपुर से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शन के बारे में, जैसे यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है हरिमोहन शर्मा, तो हरिमोहन शर्मा का आपको याद रखना है कि भाई हरिमोहन शर्मा यहाँ पे क्या है, तो हरिमोहन शर्मा क्या है, तो सबसे बुजुर्ग विधायक है, ठीक है ना। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते भैया, ठीक है। तो ये कौन है, तो ये सबसे बुजुर्ग विधायक है, सबसे बुजुर्ग विधायक है, ये आपको ध्यान रखना है ना, सबसे बुजुर्ग विधायक। थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बुजुर्ग विधायक कौन है, तो सबसे बुजुर्ग विधायक है हरिमोहन शर्मा। और अगर बात करें भाई हरिमोहन शर्मा का संबंध कहां से है, तो ये भी आपको याद रखना है, इनका संबंध है बूंदी से, ठीक है ना। यानी बूंदी विधानसभा से ये चुनाव जीत कर आए। रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी का नाम आप याद रख सकते हैं। इन्होंने ये जो है किस से लड़के आए, तो ये शिव बाड़मेर से चुनाव जीत कर आए, ठीक है ना। शिव बाड़मेर से ये चुनाव जीत कर आए। और यार ना ये जो है सबसे युवा विधायक है, ये क्या है, सबसे युवा विधायक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। और क्या बात कर सकते हैं हम लोग, हंसराज पटेल की, तो सबसे कम मतों से जीतने वाले, ठीक है ना। ये कौन है, तो सबसे कम मतों से जीतने वाले, सबसे कम मतों से जीतने वाले, ठीक है ना, मतों से जीतने वाले। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर बात करें सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीती है, तो दिया कुमारी, ये सबसे अधिक वोटों से जीती है, ठीक है ना, सबसे अधिक मतों से जीत जाए, सबसे अधिक मतों से विजय, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में होने वाला है, तो जरूर ना को जरूर एग्जाम में आपकी जरूर छपने वाला है। आपको याद रखना है कि राज्य का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है, तो भजनलाल शर्मा को बनाया गया है। सारी उम्मीदें धराशायी हो गई है, बीजेपी ने एक नया चेहरा लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि बीजेपी की सोच किस प्रकार की है, किस प्रकार से ये युवा को यहाँ पर जो है मोटिवेट करके आगे लाना चाहते हैं और अपना जो है कार्यभार जो नए लोगों को संभालना चाहते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है हमारा कि भाई कला संस्था कलावर्त और राजस्थान ललित कला अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ऑनलाइन राष्ट्रीय समसामयिकी लघु चित्रण कार्यशाला में प्रदेश के किस चित्रकार का चयन हुआ है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पहले थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में। तो एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था किसके द्वारा, तो एक तो कला संस्था जो है, यानी कला संस्था कौन सी है, जिसका नाम है कलाव्रत, ठीक है ना। इस संस्था का नाम क्या है, तो कलाव्रत संस्था है। इसके अलावा अगर बात करें एक और कौन सी संस्था है, तो राजस्थान ललित कला अकादमी, ठीक है ना, राजस्थान ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी, इन दोनों ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। कला अकादमी इन दोनों के द्वारा जो है एक प्रोग्राम का आयोजित किया गया था, जो कि लघु चित्रण कार्यशाला का आयोजन किया गया था, ठीक है ना। इस लघु चित्रण कार्यशाला के अंदर अगर बात की जाए तो इन दोनों ने क्या किया, तो एक लघु चित्रण कार्यशाला का आयोजन किया था, ठीक है ना, लघु चित्रण कार्यशाला का आयोजन किया था, चित्रण कार्यशाला का आयोजन किया था, ठीक है ना, कार्यशाला, ठीक है। और ये हम बात करें इसमें कितने कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया था, तो अलग अलग राज्यों के यहाँ पर कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया था। कुल मिला के यहाँ पर 61 कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना। तो कितने कलाकारों ने भाग किया था, तो 61 कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 5 को पुरस्कार किया गया। अगर बात करें पुरस्कार कितनों को दिया गया है, तो पुरस्कार को दिया गया 5 जनों को यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है। इसमें से अगर बात करें तो राजस्थान के 3 लोगों को यहाँ पे शामिल किया गया है। इसमें से अगर बात करें 1 नंबर पे कौन आता, तो सावित्री शर्मा, ठीक है ना। इनको आपको याद रखना है कि सावित्री शर्मा का यहाँ पर चयन किया गया है, इनको यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है ना। और इसके अलावा दो और व्यक्ति और हैं जिनका चयन भी यहां पर किया गया है, तो उसके बारे में हम लोग जस्ट इसका विस्तार पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। बाकी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं कि वे हेमेंद्र सिंह लोटोटी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यार ना इनको दिया गया है मिलीनियर फार्मर अवार्ड, ठीक है ना। इनको कौन सा दिया गया, तो मिलीनियर फार्मर अवार्ड इनको दिया गया है, फार्मर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। मिलीनियर फार्मर अवार्ड 2023 का सम्मान किसको प्रदान किया गया है, तो हेमेंद्र लाटोटी को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध भी आपको रखना है, जेतारण पाली से इनका संबंध आता है, ठीक है ना। इनका संबंध कहां से है, तो जेतारण पाली से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें तो विष्णु चंद प्रजापत का, तो यार ने एक समाज सेवक है और इनको मिला है हमारे नेशनल आइकॉन अवार्ड, ठीक है ना। इनको कौन सा मिला है, तो नेशनल आइकन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, नेशनल आइकन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो कला संस्था है जिसका नाम है कलाव्रत और राजस्थान ललित कला अकादमी, अगर बात करें राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष का नाम, तो ये भी याद रख सकते हो, लक्ष्मण व्यास, ठीक है ना। नाम क्या है, तो लक्ष्मण व्यास राजस्थान ललित कला अकादमी के क्या है, अध्यक्ष है,
ये भी नाम आपको याद रख सकते हो। थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा क्लियर दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। नाम है इनका लक्ष्मण व्यास, ठीक है ना, लक्ष्मण व्यास। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष होने तो लक्ष्मण व्यास है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक कार्यशाला का आयोजन हुआ है जो कि किसी संयुक्त तत्वाधान में हुआ है, तो कलाव्रत और राजस्थान ललित कला अकादमी 61 कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 5 को इनाम दिया गया था। राजस्थान से 3 कलाकारों को चयन किया गया था पुरस्कार करने के लिए। इसमें से एक कौन थी, तो सावित्री शर्मा। अगर बात करें सावित्री शर्मा का संबंध कहां से आता, तो जयपुर से आता है, ठीक है ना, जयपुर से आता है। और अगर बात करें बीकानेर से एक महिला का चयन हुआ था, ठीक है ना, बीकानेर से एक महिला का चयन हुआ था जिसका नाम है भुवनेश्वरी, ठीक है ना, भुवनेश्वरी, ठीक है, भुवनेश्वरी राजौरिया, ठीक है ना, राजौरिया का चयन किया गया था। इसके अलावा एक और व्यक्ति है कोटा से, वो हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं इसको, कि भी कला संस्था कलाव्रत और राजस्थान ललित कला अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में समसामयिकी लघु चित्रण की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल राज्य के विभिन्न राज्यों से 61 कला चित्रकारों ने पार्टिसिपेट किया था। अगर बात करें यहाँ पे कि भी जो कलाव्रत अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, तो संदीप सुमनेन्द्र इनका नाम है। जयपुर की सावित्री शर्मा को यहाँ पे कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पद्म श्री राम गोपाल विजय वर्गीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बात करें वाराणसी का कनुप्रिया को पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत सम्मान, बीकानेर की भुवनेश्वरी राजौरिया, ठीक है ना। तो ये नाम आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है सुमित्रा का, ठीक है ना, एक तो इसका नाम आपको याद रखना है जो सावित्री शर्मा है, सॉरी सुमित्रा क्या, सावित्री शर्मा का नाम आपको याद रखना है जो कि कहां से, जयपुर से बिलोंग करती है। इसके अलावा एक और नाम को याद रखना, तो बीकानेर की भुवनेश्वरी राजौरिया का नाम को याद रखना है। और अगर बात करें कोटा के शंभू सिंह चौबदार का, ठीक है ना, तो ये 3 नाम आपको याद रखना है कि राजस्थान से किन 3 व्यक्तियों को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है, तो 3 नाम को याद रखना है। एक तो सावित्री शर्मा को, ठीक है, जिनका संबंध कहां से है, जयपुर से आता है। इसके अलावा बात करें बीकानेर की भुवनेश्वरी राजौरिया को, और कोटा के किस नाम को, शंभू सिंह चौबदार को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना, 3 नाम आपको अक्सर तौर पर यहाँ पे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगली स्टेज की तरफ। अगला है मेघालय के शिलांग में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो आंसर होगा इसका लक्ष्य चाहर ने यहाँ पे रखना की स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। मेघालय के शिलोंग में एक आयोजित की गई थी सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता, जिसमें लक्ष्य चाहर ने क्या जीता है, तो स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इसके अलावा 2 नाम आपको याद रख सकते हैं, अवनी लेखराव, दिव्यकीर्ति सिंह। ये दोनों जो है एक्चुअल में ये तो है निशानेबाजी से संबंधित है। इनका संबंध किससे है, तो निशानेबाजी से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इनका संबंध किससे है, तो निशानेबाजी से इनका संबंध आता है। और अगर बात करें भाई दिव्यकीर्ति सिंह का, तो इनका संबंध आता है घुड़सवारी से, ठीक है ना। इनका संबंध किससे आता है, तो घुड़सवारी से इनका संबंध आता है, याद रखना। ये अवनी लेखराव की अगर बात करें तो संबंध रखती है जयपुर से, ठीक है ना। किस जिले से इनका संबंध आता है, जयपुर से आता है। जबकि अगर बात करें दिव्यकीर्ति सिंह की, तो इनका संबंध आता है नागौर से, ठीक है ना, नागौर जिले से इनका संबंध आता है। दिव्यकीर्ति सिंह के बारे में आप लोग काफी जान चुके हैं अब तक के वीडियो में। अगर आप मेरे वीडियो के साथ में लगातार बने रहते हैं तो आप सबको बताया कि जो हाल ही में चीन के अंदर गेम हुए थे एशियन गेम्स, इस एशियन गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है ना। एशियन गेम्स के अंदर इन्होंने क्या किया था, स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, ये आपको सबको पता है, ठीक है ना। स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, ठीक है, घुड़सवारी के अंदर। और इसके अलावा इनको बनाया गया था हमारे राज्य चुनाव आइकॉन, इनको बनाया गया था ना। कौन सा इनको बनाया गया था, तो चुनाव आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया था। किसको, इस चुनाव आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया था दिव्यकीर्ति सिंह को। जबकि अगर बात करें अवनी लेखरा को, तो यार रखना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना, बेटी पढ़ाओ। इसकी क्या है, ये ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है ना। तो ये भी आपको रखना है, ये क्या है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना, एम्बेसडर। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी नोट कर लेनी चाहिए कि लक्ष्य चाहर ने तो मेघालय के शिलोंग में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। जबकि अगर बात करें अवनी लेखरा का संबंध जयपुर से आते हैं, निशानेबाजी जो है ये इन्होंने भी हाल ही में जो पैरा एशियन गेम्स हुए थे उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, ये आप सबको पता है। इसके अलावा दिव्यकीर्ति सिंह जो है घुड़सवारी से संबंध रखती है, नागौर से जिनका संबंध आता है। हाल ही में इन्होंने भी जो है एशियन गेम्स के अंदर जो है गोल्ड मेडल हासिल किया था और चुनाव आयोग के को नियुक्त किया गया था। जबकि अगर बात करें अवनी लेखरा की, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से ये जुड़ी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा हाल ही में विकसित भारत संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा कब शुरू होगी, तो आंसर होगा इसका 16 दिसंबर को इसकी शुरुआत की जाएगी, ठीक है ना। अगर बात करें भाई ये यात्रा जो है किसके लिए शुरू की जा रही है, तो यार रखना की जो हमारे मुख्यमंत्री है, सॉरी मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री, ठीक है ना। प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं चला रखी है, प्रधानमंत्री ने क्या चला रही है, बहुत सारी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का जो लाभ जो है वो जनता तक पहुंच रहा है या जनता को इसके बारे में जानकारी है नहीं, या जनता की इसके पास जानकारी है या नहीं है, इनकी सबकी जानकारी जनता को देने के लिए जो इस यात्रा को शुरुआत की जाएगी। और इस यात्रा की शुरुआत कब होगी, तो 16 दिसंबर को इसकी शुरुआत की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना।
तो प्रदेश में 16 दिसंबर से भाजपा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालने जा रही है और ये यात्रा जो है 25 जनवरी तक चलेगी, यानी अगले साल तक यही चलने वाली है। इसके साथ ही मोदी गारंटियों को जनता के बीच लेकर जाना है, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालने का निर्णय किया गया है। इस यात्रा के तहत केंद्र सरकार के कामकाज जनता तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रेवल पोर्टल कंपनी थॉमस कुक ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए देश के 20 बेहतरीन शहरों में उदयपुर को कौन सा स्थान दिया है? तो आंसर होगा उदयपुर को इसमें जो है चौथा स्थान दिया गया है, ठीक है ना। ये किसकी रिपोर्ट है? तो यार ना जो ट्रेवल पोर्टल कंपनी है थॉमस कुक है ना, इसने ये रिपोर्ट जारी की है। उदयपुर को इसमें कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है, ये आपको ध्यान रखना है ना। उदयपुर को अक्सर जो है बहुत सारे इस तरह के जो ट्रेवल एजेंसी है बहुत सारे स्थान देती रहती है, इसमें से आप याद रख सकते हो थॉमस कुक ने कौन सा स्थान दिया है? तो चौथा स्थान दिया है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके लिए ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना, ये तो हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान देश का कौन सा राज्य बन गया है जहां पर बने एसोसिएशन के चुनाव में 1 वोट 1 बार का नियम लागू हुआ है? तो यार रखना कि जो राजस्थान जो है इसमें कौन सा बन गया है? तो दूसरा है, ठीक है ना। अगर बात करें पहला कौन है सर, तो पहले की अगर बात करें तो पहला है हमारा पंजाब, ठीक है ना। यानी पंजाब में अगर बात करें तो इस प्रकार की जो है नियम लागू कर दिया गया है। राजस्थान में जो है लागू होने वाला ऐसा कौन सा राज्य होगा? तो दूसरा राजस्थान ऐसा राज्य होगा। राजस्थान हाल ही में जो है कुछ चीजों में पहले और दूसरे स्थान पर है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे अगर बात करें NSSO की रिपोर्ट, ठीक है ना। अगर आप मेरे वीडियो को डेली देख रहे होंगे तो ये आपको आंकड़े जरूर याद हो गए होंगे। इसमें अगर बात करें NSSO की रिपोर्ट है जिसमें अगर बात करें बेरोजगारी की, ठीक है ना, किसकी बात हो रहा है? बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो इस बेरोजगारी के अंदर जो है राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? तो राजस्थान का इसमें स्थान आता है दूसरा, ठीक है ना। कौन सा आता है? इसमें दूसरा स्थान आता है, ठीक है ना। अगर बात करें भ्रष्टाचार में, इस रिपोर्ट की बात नहीं हो रही है ना, दूसरा कोई रिपोर्ट है। इस भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो इस भ्रष्टाचार की रिपोर्ट के अंदर आपको याद रखना राजस्थान का इसमें कौन सा आता है? इसमें भी दूसरा आता है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें और कौन से आंकड़े हैं तो आपको याद रखना है महिला अपराध, ठीक है ना। महिला अपराध के बारे में बात करें तो महिला अपराध के अंदर राजस्थान का जो नंबर है वो राजस्थान में पहला नंबर है, ठीक है ना। राजस्थान कौन सा नंबर है? तो पहला नंबर राजस्थान का आता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो प्रगति रिपोर्ट है, आवास योजना, इस प्रधानमंत्री आवास योजना की जो प्रगति रिपोर्ट है, इस प्रगति रिपोर्ट में राजस्थान का कौन सा स्थान आया मकान बनाने के लिए? तो यार रखना राजस्थान का इसमें जो है 14वां स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है? 14वां स्थान इसमें राजस्थान में आता है। अगर बात करें राजस्थान में हेट स्पीच, ठीक है ना, यानी जो बेकार के जो वर्डिंग जो है स्पीच के अंदर यूज किए जाते हैं, उस स्पीच में राजस्थान का कौन सा नंबर आता है? तो इसमें भी राजस्थान का दूसरा स्थान आता है। हेट स्पीच, ठीक है ना, स्पीच में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? तो ये भी दूसरा स्थान आता है। इस प्रकार से कुछ राजस्थान के महत्वपूर्ण स्थान है जो नए आंकड़े हैं उसके हिसाब से। और ये बात करें भाई ये दोनों आंकड़े जो किस रिपोर्ट के आधार पर है? तो यह NCRB की रिपोर्ट है, ठीक है ना। कौन सी रिपोर्ट है? तो NCRB की रिपोर्ट के हिसाब से आता है। तो 4 आंकड़े तो यहाँ पे मैंने लिख दिए। इसके अलावा ये आपको और याद रखना है कि देश का ऐसा कौन सा राज्य बन गया है जहां पर बने एसोसिएशन के चुनाव में 1 वोट 1 बार का नियम लागू हुआ है? तो राजस्थान इसमें दूसरा है। पहला कहां पर लागू किया गया? तो पंजाब के अंदर लागू किया गया है, ठीक है। इसके अलावा NSSO की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? तो दूसरा आता है, ठीक है ना। सबसे और पहले नंबर पर कौन आता है? तो ये भी याद रख सकते हो। जैसे मान लो पहले नंबर पर कौन सा आता है? तो हिमाचल प्रदेश आता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, हिमाचल प्रदेश। और एक और चीज आप याद रख सकते हो, जैसे मान लो दुग्ध उत्पादन में, ठीक है ना, अगर बात करें दुग्ध उत्पादन में तो दुग्ध उत्पादन का भी आप याद रख सकते हो। दुग्ध उत्पादन में अगर बात करें तो राजस्थान का इसमें जो है वो दूसरा स्थान आता है, ठीक है ना। दुग्ध उत्पादन में भी कौन सा आता है? तो दूसरा आता है। पहला किसका आता है? तो पहला आपको याद रखना यूपी का, ठीक है ना। पहला किसका आता है? तो यूपी का आता है, ये आपको ध्यान रखना। हेट स्पीच में अगर बात करें तो दो पहला किसका आता है? तो पहला आता हमारे पहला स्थान आता हमारे यूपी का, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूध उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो यूपी के अंदर। हेड स्पीच भी सबसे ज्यादा कहां पर है? तो यूपी के अंदर। और राजस्थान का इन दोनों में क्या है? दूसरा स्थान है। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट में जो है राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 14वां स्थान है। भ्रष्टाचार में कौन सा है? दूसरा है। महिला अपराध में कौन सा है? तो पहला है। इस प्रकार से ये कुछ आंकड़े आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सिंदर, सॉरी डिटेल बढ़ लेते हैं इसकी कि NSSO की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार महिला अपराध के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट में राजस्थान देश में 14वें स्थान पर है। हेट स्पीच मामले में राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो इस प्रकार से आपको आंकड़े ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में टोक महोत्सव का आयोजन कब से किया जाएगा? ऑप्शन है कि 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 20 दिसंबर का इसको आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान के अन्य कुछ महोत्सव की अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम बात करें थार महोत्सव का, ठीक है ना, थार महोत्सव, तो ये थार महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ होता है? तो थार महोत्सव का आपको याद रखना है, थार महोत्सव का आयोजन होता है बाड़मेर के अंदर। कहां पर होता है?
बाड़मेर के अंदर इसका आयोजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें जैसे मारवाड़ महोत्सव, ठीक है ना, मारवाड़ महोत्सव, तो मारवाड़ महोत्सव की अगर बात करें तो मारवाड़ महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है, तो आप सबको बताइए जोधपुर के अंदर आयोजित होता है। कहां पर होता है, जोधपुर के अंदर इसका आयोजन होता है। और जोधपुर में अगर बात करें हाल ही में संपन्न हुआ था और तारीख आपको याद रखना 27 अक्टूबर को हुआ था। इस 27 अक्टूबर को जो आयोजन होता है इसमें अगर बात करें मारवाड़ श्री का अवार्ड मिला था, ठीक है ना, मारवाड़ श्री का अवार्ड दिया गया था। और ये मारवाड़ श्री का अवार्ड किसको मिला था, तो आपको वहां से रखना सम्राट लोहार को, ठीक है ना, किसको दिया गया था, तो सम्राट लोहार को दिया गया था, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सम्राट लोहार को दिया गया था, ये आपको रखना है, ठीक है ना। और अगर बात करें इसी में मिस मारवाड़ किसको दिया गया था सर, मिस मारवाड़, तो ये मिस मारवाड़ का नाम भी आपको याद रख सकते हो, जिनका नाम है अमृता चौधरी, ठीक है ना, अमृता चौधरी, इनको दिया गया था मिस मारवाड़ का अवार्ड, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा और बहुत सारे महोत्सव है, जैसे मान लो अगर बात करें हाथी महोत्सव कहां पर है, तो हाथी महोत्सव की अगर बात करें तो ये जयपुर के अंदर मनाया जाता है, हाथी महोत्सव। तो हाथी महोत्सव आपको याद रखना ये कहां पर है, तो ये जयपुर के अंदर है, ठीक है ना, हाथी महोत्सव जयपुर के अंदर। और किसी बात कर सकते हैं हम लोग, तो जैसे मान लो और अगर बात करें तो शरद महोत्सव, जैसे शरद महोत्सव, तो ये शरद महोत्सव या जो शरद महोत्सव होता है उसका आयोजन कहाँ होता है, तो ये भी होता है माउंट आबू के अंदर होता है। इसके अलावा जैसे मान लो मरु महोत्सव की अगर बात करें तो मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, तो मरु महोत्सव का आयोजन होता है हमारे मरु महोत्सव का आयोजन होता है जैसलमेर के अंदर, ठीक है ना, जैसलमेर के अंदर। इसके अलावा जैसे ऊंट महोत्सव की अगर बात करें तो ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, तो ऊंट महोत्सव का आयोजन आपको रखना है कि ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है बीकानेर के अंदर, ठीक है ना, कहाँ पर होता है, तो बीकानेर के अंदर होता है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना, अच्छा है। इसके अलावा जैसे बात करें हम लोग कुंभलगढ़ महोत्सव, ठीक है ना, कुंभलगढ़ महोत्सव, तो कुंभलगढ़ महोत्सव की अगर बात करें तो ये कुंभलगढ़ महोत्सव कहाँ पर हुआ है, तो ये कुंभलगढ़ यानी कुंभलगढ़ के अंदर होता है, ठीक है ना, कुंभलगढ़ के अंदर होता है। कुंभलगढ़ कहां पर आ रहा है, तो राजसमंद के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि भाई अंजुमन समिति खानदान ए अमीरिया और टोक महोत्सव समिति की ओर से इस बार टोक महोत्सव प्रशासन के सहयोग से 20 से लेकर 24 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा। यानी इसका आयोजन जो है कब से कब तक होगा, तो 20 से लेकर 24 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। पहली बार जिला प्रशासन के साथ दोनों संस्थाएं साथ में यहाँ पर भाग लेने वाली, यानी ये दोनों संस्थाएं इस बार मिलकर प्रशासन के साथ में इसमें पार्टिसिपेट करने वाली। अंजुमन समिति खानदान ए अमीरिया और टोक महोत्सव समिति, ये दोनों इसमें साथ ही साथ जो जिला प्रशासन है, ये तीनों यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट करने वाले और इस प्रोग्राम का आयोजन करने वाले। टोक महोत्सव की यहाँ पे बात हो रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किसने जयपुर सैन्य स्टेशन में सप्तशक्ति दक्षिण पश्चिम का कमान संभाला है, तो आंसर होगा सिर्फ धीरज सेठ ने यहाँ पर जो है कमान संभाला है। इसके अलावा 2 और 3 और ऑप्शन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई एक तो याद रखना है कि जो दक्षिण पश्चिम जो कमान है उसका कमान किसने संभाला है, तो धीरज सेठ ने संभाला है, ठीक है ना। और अगर बात करें हीरलाल सामरिया की हाल ही में नियुक्ति हुई है, इनको बनाया गया है मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है ना, मुख्य सूचना आयुक्त किसको बनाया गया है, तो मुख्य सूचना आयुक्त का नाम का रखना है, जो कि किसको बनाया गया है, तो हीरालाल सामरिया को बनाया गया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनका संबंध जो है राजस्थान से आता है। राजस्थान से अगर बात करें तो पहाड़ी गांव से, ठीक है ना, इनका संबंध कहां से है, तो पहाड़ी गांव। और पहाड़ी गांव कहां पर है, तो डीग के अंदर, और डीग कहां पर, तो भरतपुर के अंदर। इस प्रकार से इनका संबंध कहां से है, तो राजस्थान से आता है। अब ये सिर्फ केंद्रीय ये मुख्य सूचना आयुक्त है, लेकिन ये किसके हैं, तो ये केंद्रीय है, ठीक है ना, ये किस प्रकार के हैं, तो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त इनको बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मधुकर गुप्ता की, तो ये है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। यानी राजस्थान के अंदर जो अभी आपको बताया कि चुनाव हुआ है, इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो मधुकर गुप्ता मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अंश वाले की अगर बात करें तो इनको बनाया गया हाल ही में मिस्टर राजस्थान है ना, मिस्टर राजस्थान क्या, मिस्टर राजस्थान 2023 इनको चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध आता है जयपुर जिले से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके हिसाब से, तो याद रखना। हाल ही में किसने दक्षिण जयपुर सैन्य स्टेशन में सप्तशक्ति दक्षिण पश्चिम कमान का कमांडर संभाला है, धीरज सेठ से आपको याद रखना है। थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं इसके बारे में। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र रह चुके हैं। दक्षिण पश्चिमी कमान का कार्यभार संभालने से पहले वह दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे, ये आपको ध्यान रखना है ना। यानी ये पहले कहां पर कार्यरत थे, तो दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग क्षेत्र में ये कार्यरत थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में वाटर एक्सपो का आयोजन कब किया गया है, तो आंसर होगा इसका 9 से लेकर 11 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया था, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है, तो वाटर एक्सपो की हो रही है। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन अगर हम बात करें तो जैसे मान लो 1 से लेकर 3 दिसंबर तक, तो ये आना इस समय आयोजित हुआ था कुंभलगढ़ महोत्सव, ठीक है ना भाई। 1 से लेकर 3 दिसंबर तक किसका आयोजन हुआ था, तो कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया था 1 से लेकर 3 दिसंबर को, ये आपको ध्यान रखना है।
और अगर हम बात करें 1 से लेकर 2 दिसंबर को, तो यार ना इस समय आयोजित किया गया था अडावल फेस्टिवल, ठीक है ना, अडावल फेस्टिवल। और ये अडावल फेस्टिवल कहां पर हुआ, ये आप कमेंट सेक्शन में अगर बता दें तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना, और मुझे भी काफी मजा आ जाएगा। भी अडावल फेस्टिवल आयोजन जो 1 से लेकर 2 दिसंबर को कहां पर आयोजित किया था, आपको अगर याद है, आपने अगर वीडियो को कंटिन्यू देखा है और अगर आप करंट जीके में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा कि 1 और 2 दिसंबर को जो अडावल फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया था। इसके अलावा हाल ही में कुछ और नए आयोजन होने वाले हैं, जैसे इसकी अगर बात करें तो 4 मार्च से लेकर 6 मार्च तक जो है राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन होने वाला है। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन होने वाला है, इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन जो है होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये आयोजन कहां पर होगा, तो ये आयोजन रखना जोधपुर के अंदर होगा, ठीक है ना। ये आयोजन कहां पर होने वाला है, तो जोधपुर के अंदर इसका आयोजन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें 1 से लेकर 5 फरवरी तक, 1 से लेकर 5 फरवरी तक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है 5 फरवरी। और ये 5 फरवरी कौन सी हो रही है, तो 2024 की बात हो रही है। यहां पर इस समय क्या आयोजन होगा, तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होगा, ठीक है ना। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, लिटरेचर है ना, लिटरेचर फेस्टिवल का जो है आयोजन होगा। और ये आयोजन कहां पर होगा, तो ये जयपुर के अंदर आयोजन होगा। इसके अलावा अगर बात करें भाई देखो एक और आयोजन होने वाला है, जिसकी अगर बात करें तो 21 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक एक और आयोजन होने वाला है, जिसका नाम है हमारा शिल्पग्राम महोत्सव, ठीक है ना, शिल्पग्राम महोत्सव। और ये शिल्पग्राम महोत्सव कहां पर होगा, तो ये शिल्पग्राम महोत्सव आपको याद रखना है उदयपुर के अंदर होगा, ठीक है ना। महोत्सव का आयोजन कहां होगा, तो ये उदयपुर के अंदर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो एक डेट तो आपको याद रखनी है भी वाटर एक्सपो का आयोजन कहां हुआ था, तो देखो इसको जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। तारीख कितनी है, तो 9 से लेकर 11 दिसंबर। इसके अलावा बहुत सारी चीजें रखी, तो 1 से लेकर 3 दिसंबर तक कोमलगढ़ फेस्टिवल का आयोजन होता, 1 और 2 दिसंबर को अडावल फेस्टिवल का आयोजन होता। पर हाँ, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है अडावल फेस्टिवल का आयोजन जो है कहां किया गया था, ठीक है ना। अगर बात करें 4 से लेकर 6 मार्च, 4 से लेकर 6 मार्च लिखा ही नहीं भाई, तो लिख दो ये भी कि भाई 4 से लेकर 6 मार्च 2024, ये भी लिख दो भाई 2024 राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन होगा, जोधपुर के अंदर आयोजन होने वाला है। 1 से लेकर 5 फरवरी 2024 को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होगा। और 21 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन कहां होगा, तो उदयपुर के अंदर आयोजन किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो को आप लाइक कर दे, लास्ट में आप लाइक करना भूल जाते हैं, अभी लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर ही ले आप लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में वाटर एक्सपो का आयोजन किया गया। वाटर ट्रेड एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के तत्वाधान में 3 दिवसीय वाटर एक्सपो का आयोजन किया गया है। 9 दिसंबर को एक्सपो शुरू हुआ। हवामहल विधायक बालकुमन आचार्य, मालवीय नगर विधायक कालीचरण सर्राफ, जयपुर सांसद रामचंद्र बोहरा ने एक्सपो का उद्घाटन किया था। यह आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन कि हाल ही में दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ नरेना के पीठाधीश्वर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है गोपाल दास, ठीक है। ये याद रखना। ये कौन से नंबर के थे, तो याद रखना ये 21वें नंबर के थे, सॉरी ये कौन से नंबर के थे, 20वें नंबर के पीठाधीश्वर थे, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें अब नया किसे बनाया गया है, तो नया भी आपको याद रखना है कि भी नया बनाया गया हमारे किसको, तो ओम प्रकाश दास को, ठीक है ना। यानी इस जो नरेना पीठ है उसके नए किसको बनाया गया है, तो ओम प्रकाश दास को बनाया। ये कौन से नंबर के होंगे, तो याद रखना ये 21वें नंबर के होंगे। ये कौन से नंबर के होंगे, तो 21वें नंबर के होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें दादू संप्रदाय की, तो दादू संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो संत दादू दयाल ने, ठीक है ना। संत दादू दयाल ने जो इसकी स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। इसके बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन आपको याद रखना दादू दयाल को किसके नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। राजस्थान के कबीर के नाम से किसको जाना जाता है, तो दादू दयाल को जाना जाता है, ठीक है ना, कबीर के नाम से जाना जाता है। और इसकी प्रमुख पीठ कहां पे, तो आपको कमेंट में पता चली गया होगा कि नरेना, जो कि कहां स्थित है, यार ना वर्तमान में शायद ये दूदू जिले के अंदर आता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी। हाँ, वैभव भंडारी तो बची गए सर, तो वैभव भंडारी अगर बात करें तो इनको मिला है हेलन केलकर अवार्ड, ठीक है ना। हेलन केलकर अवार्ड जो है, हेलन केलकर अवार्ड, या जिसको हम बात करें यशवंत केलकर अवार्ड है ना, यशवंत केलकर अवार्ड। ये यशवंत केलकर अवार्ड भी किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है वैभव भंडारी को। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या है, तो गोपाल दास का हाल ही में निधन। अगर बात करें इनका जो है याद रखना कि निधन कब हुआ है, तो 25 नवंबर को जिसका निधन हुआ, ठीक है ना, 25 नवंबर को इनका निधन हुआ, यह ध्यान रखना। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं भाई इसके बारे में कि गोपाल दास दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ नरेना पीठाधीश्वर थे, जिनका 25 नवंबर 2023 को निधन हो गया है। सीकर जिला, हाँ इनका संबंध कहां से था, तो ये भी याद रखना, ये सीकर जिले से संबंध रखते थे। विद्यासागर के पास कंवरपुरा पालवास गांव में जाट परिवार से इनका संबंध था। गोपाल दास मात्र 10 वर्ष की आयु में ही संत बन गए थे। ये 17 जुलाई 2001 को पीठाधीश्वर की गाड़ी पर कहां पे है,
गद्दी पर, ठीक है ना, ये किसी बात हो रही है तो ये गद्दी पर हो रही है, ठीक है। गद्दी पर विराजित हुए थे ओम प्रकाश दास महाराज दादू मठ के 21वें पीठाधीश्वर बनाए गए हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते तो प्लीज वीडियो में आप कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो किस प्रकार से लग रहा है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।